वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। उसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक अपने तरीके का नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन राजकाज की प्रक्रिया की स्थापना की। Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. हमने पढ़ा है कंपनी की पावर को इंक्रीज करने के लिए जो अलग अलग कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनका रोल है। उन्होंने अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ ईजाद की और उसके थ्रू उन्होंने कंट्रोल किया। इसी में वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे 1773 टू 1785, इनका भी बहुत अहम रोल मानते हैं ये लोग। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कंपनी का पावर केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बजाय इसके कि बॉम्बे और मद्रास तक फैल गया था। British territories were broadly divided into administrative units called presidencies। जैसे आज के टाइम में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है यानी शासन करने की इकाइयाँ हैं वो स्टेट्स में बटी हुई हैं, तो उस टाइम में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जो इलाके ब्रिटिशर्स के अंदर आते थे, उन्हें वो प्रेसिडेंसीज में डिवाइड करते थे, जस्ट लाइक आज के जो स्टेट्स हैं। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की, मद्रास की और बॉम्बे की। ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर। हर एक को एक गवर्नर रूल करते थे। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और इन सभी के जो हेड थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किए, प्रशासन में रिफॉर्म किए, जिसमें जो जस्टिस के क्षेत्र में यानी न्याय के क्षेत्र में जो बदलाव किए, रिफॉर्म किए, वो बहुत ही जाना माना है। From 1772, a new system of justice was introduced. Each district was to have 2 courts, a criminal court जिसे फौजीदारी अदालत कहते थे एंड सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहते थे। मीन 1772 के बाद न्याय का एक अलग से तरीका इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होते थे, एक क्रिमिनल मीन्स फौजीदारी और सिविल मीन्स दीवानी। क्रिमिनल्स मैटर्स को हैंडल करता था और सिविल मैटर्स को। Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे, सिविल कोर्ट को प्रिसाइड करने वाले यानी सिविल कोर्ट को हेड करने वाले, जब वो कोई भी फैसला करते थे तो उनके फैसले में अपना न्यायिक जो वो होता था हिंदू पंडित्स का और मौलवीज का, जो उनका रिलीजियस न्याय करने का तरीका था, उनको लेकर वो लोग इंटरप्ट करते थे, थोड़े हस्तक्षेप करते थे। The criminal courts were still under a काजी and a मुफ्ती but under the supervision of the collectors। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स था वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर था, जो कि सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स में काम करते थे। यानी हेड तो कलेक्टर ही होते थे, लेकिन मतलब इनके न्यायिक फैसलों को भी जगह दी जाती थी। सो काजी एक जज के तरीके से होते हैं इस्लाम में, जो जितने भी शरिया के लॉज होते हैं उनको जज करते हैं, और मुफ्ती एक ज्यूरिस्ट की तरीके से होते हैं, एडवोकेट की तरीके से होते हैं। सो ए ज्यूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर। यानी ये लॉ को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं जिसे काजी एडमिनिस्टर करेंगे। इम्पीचमेंट, a trial by the House of Lords in England for charges of misconduct brought against a person in the House of Commons। जिस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, राज्यसभा मीन्स अपर हाउस। इसी तरीके से इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जब भी किसी पर्सन के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है हाउस ऑफ कॉमन में, तो उस पर जो ट्रायल चलती है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चलती है, उसे ही इम्पीचमेंट कहते हैं। सो फिगर 15 इसके बारे में बताएगा। ए ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटिंग बाय आर.जे. पोलार्ड 1789। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, और ये पेंटिंग आर.जे. पोलार्ड ने बनाई है 1789 में। When Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal।
जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड में वापस जाते हैं 1785 में, तो जो एडमंड बर्क हैं उन्होंने उन पे आरोप लगाया कि जो बंगाल में मिस गवर्नमेंट हुआ है, कुशासन हुआ है, इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 years, और जिसकी वजह से उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लगाया गया, महाभियोग लगाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जो कि 7 साल तक चला, उसके बाद वो ख़त्म हुआ। A major problem was that the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र। एक बड़ी समस्या ये थी कि जो ब्राह्मण पंडित्स थे वो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देते थे, इंटरप्रिटेशंस में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते थे लोकल लॉज को, क्योंकि जो उनके स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र थे, यानी धर्मशास्त्र के जो अलग अलग जो थिंकिंग्स थी वो अलग अलग थी, तो इसके हिसाब से वो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस भी देते थे। और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक कन्फ्यूजन लगता था। वो चाहते थे कि हिंदुज़म के स्फीयर ऑफ जस्टिस में, यानी न्याय के क्षेत्र में, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, और इसी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। 11 पंडितों को ये कहा गया कि वो जितने भी हिंदू लॉज हैं उनको एक बुक में कंपाइल करके उन्हें दें। NB Halhed ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। इस डाइजेस्ट को, इस कंपाइलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया NB Halhed नाम के एक व्यक्ति ने। By 1778, a code of Muslim laws were also compiled for the benefit of European judges. यूरोपियन जजेस के बेनिफिट के लिए मुस्लिम लॉज को भी 1778 में कंपाइल किया गया, मतलब एकजुट किया गया। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जबकि जो कोर्ट ऑफ अपील था, द सरदार निजामत अदालत जो थी, वो कलकत्ता में सेटअप की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। जो भारतीय डिस्ट्रिक्ट थे उसमें एक प्रिंसिपल फिगर, यानी महत्वपूर्ण एक जो फिगर था, यानी एक इंडिविजुअल का, वो कलेक्टर की पोस्ट थी। As the title suggests, the main job was to collect revenue and taxes. जैसे कि टाइटल से पता चलता है कि इस जॉब वाले का मेन काम क्या होगा, रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। और दूसरा काम क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी एक शांति की स्थापना और कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने का काम। किसकी हेल्प से, जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर की हेल्प से और दरोगाज की हेल्प से। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. और जो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस थी, ये उस टाइम में एक पावर सेंटर की तरीके से बन गई डिस्ट्रिक्ट के मतलब पैमाने पर, और जो पुराने जो पावर होल्डर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया, धीरे धीरे उन्हें हटा दिया। द कंपनी आर्मी। अब हम पढ़ेंगे कंपनी की आर्मी के बारे में। समय के साथ साथ अपनी बदलती ज़रूरतों को देखते हुए कंपनी ने अपनी आर्मी का स्ट्रक्चर भी बदला। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल रूल यानी जो ब्रिटिशर्स का रूल था, गुलामी का जो शासन था, जब भारत में आया तो कुछ नए नए विचार भी आए एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, राजकाज को लेकर के, और कुछ बदलाव भी हुए, रिफॉर्म भी हुए। बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन जो इस कॉलोनियल रूल की पावर थी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में ही निहित थी। द मुगल आर्मी वॉज मेनली composed of cavalry, Savars trained soldiers on horseback, and infantry, that is पैदल foot soldiers। जो मुगल्स की आर्मी थे उसमें दो तरीके की आर्मीज होती थी, एक कैवलरी होती थी और एक इन्फेंट्री होती थी। कैवलरी वो जो घुड़सवार वाली आर्मी होती थी, और इन्फेंट्री यानी पैदल फुट सोल्जर्स। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। और जो फुट पैदल यानी जो इन्फेंट्री वाले सोल्जर्स होते थे उन्हें ट्रेनिंग्स दी जाती थी तीर अंदाजी की, जिसे आर्चरी कहते हैं, और स्वॉर्ड की, तलवारबाजी की। The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. जो कैवलरीज थे यानी घुड़सवार थे, वही मुगल्स की आर्मी को डोमिनेट करते थे। तो जो मुगल स्टेट थे उन्हें ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी इन्फेंट्रीज़ की, प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्रीज़ की, यानी पैदल सोल्जर्स की। The rural areas had a large number of armed peasants, and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers. जो गांव के इलाके होते थे उसमें बहुत ज़्यादा आर्म्ड पीजेंट्स होते थे, यानी हथियार वाले किसान होते थे,
और कुछ लोकल जमींदार अक्सर मुगल्स को पैदल सोल्जर्स की सप्लाई करते थे, यानी मुगल्स को देते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successors like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. एक बदलाव तब आया जब 18th सेंचुरी में, क्योंकि उस टाइम तक मुगल्स जो थे वो थोड़ा वीक पड़ गए थे। तो हमने पढ़ा है छोटे छोटे इलाकों के नवाब्स पावर में आ गए थे, वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो मुगल के सक्सेसर्स थे, मुगल के बाद वाले जो स्टेट्स थे छोटे छोटे लाइक अवध, बनारस, इन्होंने अपनी आर्मी को एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर करना शुरू किया और उन्होंने किसानों को, पीजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू किया, यानी बहाल करना शुरू किया अपनी आर्मी में, और उन्हें ट्रेन करना शुरू किया एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह, एक सैनिक की तरह। The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army. इसी प्रोसेस को कंपनी ने भी अडॉप्ट किया, कंपनी ने भी इस मेथड को अपनाया जब उन्होंने अपनी आर्मी में बहाली करनी शुरू की, और उसे उसने नाम दिया सिपाही आर्मी का, फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर, यानी भारतीय शब्द जो सिपाही था उसी के उन्होंने सिपाही आर्मी बनाई। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirement of the company's army declined. जैसे ही 1820 के बाद वॉरफेयर यानी लड़ाइयों की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें बदलाव आया, तो कंपनी ने कैवलरी की रिक्वायरमेंट कंपनी की आर्मी में कम पड़ गई, घुड़सवार आर्मियों की रिक्वायरमेंट कम पड़ गई। इसका रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स एम्पायर थे वो लड़ रहे थे उस समय में बर्मा में, जो अभी का म्यांमार है, अफ़गानिस्तान में और इजिप्ट में। वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो मस्केट्स एंड मैचलॉक्स का एज अ हथियार इस्तेमाल करते थे। मस्केट्स एक हैवी गन जो इन्फेंट्री यानी जो पैदल सोल्जर्स होते थे वो यूज़ करते थे, और मैचलॉक एक तरीके की गन थी जिसके पाउडर को माचिस से इग्नाइट किया जाता था, जलाया जाता था, इसलिए उसे मैचलॉक कहा जाता था। इस तरीके के हथियारों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। The soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military requirements, and its infantry regime now became more important. जो कंपनी के आर्मी के सोल्जर्स थे उन्हें मिलिट्रिकल की जो बदलती हुई ज़रूरत थी उनसे अपनी रफ्तार मिलाकर चलना था, और इसीलिए जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थे, जो पैदल आर्मियों के रेजिमेंट्स थे, वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने एक नया मिलिट्री कल्चर शुरुआत किया, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर शुरुआत किया जो कि जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, डिफरेंशिएशन ना हो। सोल्जर्स वर increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. जो अब सोल्जर्स जो वो रिक्रूट करते थे, बहाल करते थे, उन्हें वो एक यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देते थे, अपने तरीके की ट्रेनिंग देते थे। उन्हें एक ड्रिल करवाया जाता था, यानी उन्हें हमेशा तैयार रहने के लिए एक ट्रेन किया जाता था, और उन्हें एक डिसिप्लिन सिखाया जाता था जिस अपनी लाइफ को रेगुलेट करने का, किस तरीके से एज अ सोल्जर उन्हें अपनी लाइफ को चलाना है, जो कि फार मोर देन बिफोर, जैसा कि वो पहले नहीं करते थे, बहुत ही अलग था ये पहले से। Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. ऐसा करने में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई वो ये हुई कि उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर, एक धंधे वाला सोल्जर बनाने के लिए उन्होंने उनकी कम्युनिटी फीलिंग को, उनकी सामाजिक भावनाओं को इग्नोर किया, उनकी कास्ट और धर्म से रिलेटेड जितनी भी भावनाएं थी उनको एक तरफ कर दिया। किसी भी इंसान के लिए बेसिकली इंडियन सोसाइटी में कास्ट और रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, बाकी अदर चीज़ें उससे इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, तभी वो कोई काम करते हैं। Could individuals so easily give up their caste and religion's feelings? क्या इंडिविजुअल्स इतनी आसानी से अपनी जाति और धर्म की भावनाओं को छोड़ सकते थे? ऐसा नहीं था। Could they see themselves only as soldiers and not as a member of communities? क्या वो सिर्फ अपने आप को सोल्जर्स की तरह देखते थे, या फिर उन्हें उनके लिए कम्युनिटी का मेंबर होना भी उतना ही ज़रूरी था, इवन उससे ज़्यादा ज़रूरी था? What did the sepoys feel? सिपाहीज की भावनाएं क्या थी? How did they react to the changes in their lives and their identity, that is their sense of who they are? जो उनकी पहचान की एक फीलिंग थी कि वो लोग कौन हैं। इस पहचान पे जब खतरा हुआ तो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया? The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. जो 1857 की क्रांति है, इसका एक तात्कालिक जो कारण था वो यही था, कास्ट और रिलीजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मिलिट्रीज के, सेपॉयज के। सो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो एक इसकी हमें झलक देता है सेपॉयज की लाइफ की और उनके रिएक्शन की। You will read about this revolt in chapter 5.
चैप्टर 5 में इस रिवॉल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। A Savar of Bengal in the service of the company painted by unknown Indian artist 1718। ये एक सवार है, सवार जो दिखाया गया है, सवार को जिसे कैवलरी कहते थे। After the battles with the Marathas and Mysore rulers, the company establishes the importance of strengthening its cavalry force। कैवलरी फोर्स उन्होंने तब डेवलप की थी जब मराठा और मैसूर के बाद कंपनी ने अपनी कैवलरी फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत समझी, तभी उन्होंने इसकी स्ट्रेंथ को डेवलप किया। लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरत बदली, म्यांमार और अफ़गानिस्तान इजिप्ट की लड़ाई के साथ उन्होंने एक्सचेंज कर दिया इसको पैदल सोल्जर से, सिपाहीज से, इन्फेंट्रीज से। नाउ कंक्लूजन। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। हमने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में तब्दील हो गई, यानी क्षेत्रीय कॉलोनियल पावर में तब्दील हो गई। The arrival of the new steam technology in the early 19th century also aided this process। इस प्रक्रिया को जो एक एड मिला, सपोर्ट मिला, वो न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी जब 19वीं सदी में आई उसके बाद से। Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea। उन्हें अपने यहाँ से इंडिया तक आने के लिए इस स्टीम टेक्नोलॉजी के पहले 6 से 8 महीने लगते थे वाटर रूट से, यानी सी से। Steam ships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to far off country like India। जब स्टीम शिप्स आ गई, न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई, तो उनका जो ये जर्नी टाइम था, सफ़र का समय था, उसे 6 से 8 महीने से 3 हफ्ते में कम कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उनके परिवार आए अपनी कंट्री से दूर इंडिया में। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। 1857 का रिवॉल्यूशन बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस रिवॉल्यूशन के बाद कंपनी को ऐसा फील हुआ कि जो उसकी पावर है वो खतरे में है। उसने क्या किया कि उसके बाद इंडिया पर क्राउन का रूल हुआ, यानी ब्रिटिश क्राउन का, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यहाँ रूल कर रहा था और उसको हेड कर रही थी कौन, कंपनी। यानी अब केवल कंपनी का रूल नहीं रह गया था, ब्रिटिशर्स का एक तरीके से डायरेक्ट रूल हो गया था। कंपनी ने 63% टेरिटरी पर कंट्रोल कर लिया था उसके बाद, और 78% आबादी पे कंट्रोल कर लिया था। बाकी जो कुछ बचे कुछ इलाके थे उन पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। इतने इलाके पे तो उन्होंने डायरेक्टली कंट्रोल किया हुआ था, और इतनी पॉपुलेशन पे, जो बची हुई थी पॉपुलेशन और जो टेरिटरी थी, उन पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, डरा के, धमका के और भी किसी अलग तरीके से। तो इन सब को मिला करके ओवरऑल ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडियन टेरिटरी पर कंट्रोल कर लिया था। एल्सवेयर, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किस तरीके से दास व्यापार की शुरुआत हुई, यानी गुलाम किस तरीके से खरीदे और बेचे जाने लगे। द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड सदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। जो डच ट्रेडिंग शिप्स थी, डच लोग बेसिकली जर्मनी और नीदरलैंड के इलाके के लोगों को कहते थे। उनकी जो व्यापारिक जहाज़ें थी वो अफ्रीका के साउदर्न, दक्षिणी छोर पर जब पहुंची 17th सेंचुरी में, सून अ स्लेव ट्रेड बिगन, तभी स्लेव ट्रेड की, दास व्यापार की शुरुआत हुई। People were captured, chained and sold in the slave markets। लोगों को पकड़ा जाता था, उन्हें जंजीरों से बांधा जाता था और उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता था। When slavery ended in 1834, there were about 36,774 privately owned slaves at the Cape। जब स्लेव ट्रेड ख़त्म हुआ 1834 में, 1834 में, तो उस समय में जो दास थे उनकी संख्या थी 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव, यानी पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिए गए गुलाम जो केप में थे। केप जो साउथ अफ्रीका है उसका एक सिटी है साउदर्न छोर पर, उसे केप टाउन कहते हैं। लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप पर, सबसे दक्षिणी छोर पर लोकेटेड है ये। A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw at a slave auction। ये एक विजिटर है जो केप में 1824 में गया और उसने एक मूविंग अकाउंट, एक ब्यौरा लिखा जो उसने अपनी नज़रों के सामने देखा किस तरीके से दासों के, गुलामों की ऑक्शन हो रही थी, नीलामी हो रही थी।
Having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction, जब उन्हें पता चला, जो ये अकाउंट लिख रहे हैं, ब्यौरा लिख रहे हैं, उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ कैटल्स की, कुछ चौपाए जानवरों की और कुछ फार्म स्टॉक्स की ऑक्शन होने वाली है, नीलामी होने वाली है, तो उन्होंने इसी पर्पज़ से अपनी वैगन को, अपनी गाड़ी को हॉल्ट किया, रोका यहाँ पर कुछ नए बैल खरीदने की वजह से। Among the stock was a female slave and her 3 children. उसी स्टॉक में उन्होंने देखा कि एक महिला गुलाम है और उसके 3 बच्चे हैं। The farmers examined them as if they had been so many head of cattle. और जो फार्मर्स थे उनकी नज़र में ये सभी लोग एक कैटल की तरह ही थे, जानवर की तरह ही थे। They were sold separately and to different purchasers. इन सभी को अलग अलग बेचा गया, अलग अलग खरीदारों को। The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast her trembling look upon her children. उस समय जब वो माँ अपनी बच्चों की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू था, दुख था और बहुत ही दुखद उसकी स्थिति थी। और जो सिंप्लिसिटी और टचिंग सॉरो यानी दुख के साथ जो छोटे बच्चे अपनी बिछड़ती हुई पेरेंट की तरफ देख रहे थे, वो भी बहुत उदास थे। Contrasted with the marked insensitivity and jocular countenances of the spectators. ये जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंसेंसिटिविटी थी, यानी किसी में कोई भी भाव नहीं था। जो लोग देखने वाले थे या फिर जो भी खरीदार थे, बजाय कि वो लोग इस पर हंस रहे थे। So quoted in Nigel Warden at The Chains That Bind Us, A History of Slavery at Cape 1996, ये जो लिखा गया है इसका टाइटल है The Chains That Bind Us, A History of Slavery at the Cape, जो कि 1996 में लिखी गई है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।